करते हैं। भारत के इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी INDCs क्या हैं? ये मेंस के लिहाज से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल बन सकता है जैसे Analyze India's intended nationally determined contributions under the Paris Agreement. How do they reflect India's development needs and climate concerns, and what are the key challenges in achieving them? इसका विश्लेषण कैसे करेंगे? ये एकदम सही मेंस पर्सपेक्टिव है। देखिए, भारत के INDCs को अगर आप देखें तो उसमें साफ झलकता है कि भारत एक संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है विकास की जरूरतें और जलवायु परिवर्तन की चिंताएं दोनों के बीच। पहला बिंदु तो भारत के जो पारंपरिक मूल्य हैं उनसे जुड़ा है संरक्षण और संयम, मतलब कॉन्जर्वेशन एंड मॉडरेशन। इस पर आधारित एक स्वस्थ और टिकाऊ जीवन शैली को बढ़ावा देना। अच्छा, लाइफस्टाइल पर जोर। हाँ, ये दिखाता है कि भारत इसे सिर्फ सरकारी नीतियों का मामला नहीं मान रहा है, बल्कि इसमें जन भागीदारी और लाइफस्टाइल चेंजेस को भी जोड़ रहा है। यानी सिर्फ पॉलिसी नहीं, लोगों की आदतें भी। और अर्थव्यवस्था और एमिशंस को लेकर क्या ठोस लक्ष्य रखे हैं? दूसरा, भारत ने कहा है कि वो एक क्लाइमेट फ्रेंडली और क्लीनर डेवलपमेंट पाथ अपनाएगा। और तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण मिटिगेशन टारगेट है, अपनी GDP की एमिशंस इंटेंसिटी को। एमिशंस इंटेंसिटी? हाँ, मतलब GDP की प्रति यूनिट उत्सर्जन, उसको 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक 33 से 45% कम करना। ओके, 33 से 35% कमी एमिशन इंटेंसिटी में 2030 तक 2005 के लेवल से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है, इसे नोट करना चाहिए। बिल्कुल। और एनर्जी सेक्टर में खासकर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या टारगेट है? चौथा लक्ष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 2030 तक भारत की जो कुल बिजली उत्पादन क्षमता है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, उसका लगभग 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी रिसोर्सेज से हासिल करना। 40%? हाँ, इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, पनबिजली, ये सब शामिल है। 40% cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel sources by 2030. ये एक और की टारगेट है प्रीलिम्स के लिए। अच्छा, यहाँ पर एक UPSC मेंस 2015 का सवाल बिल्कुल फिट बैठता है। आंसर? वो सवाल था, to what factors can the recent dramatic fall in equipment costs and tariff of solar energy be attributed? What implications does the trend have for the thermal power producers and the related industry? मतलब ये जो सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट सस्ते हुए हैं, टैरिफ गिरे हैं, इसके कारण क्या है और इसका असर थर्मल पावर वालों पर क्या पड़ रहा है? और ये भारत के 40% वाले लक्ष्य से कैसे जुड़ता है? हाँ, ये बहुत अच्छा कनेक्शन है। देखिए, सोलर एनर्जी की लागत में जो गिरावट आई है, उसके कई कारण हैं। एक तो टेक्नोलॉजी बेहतर हुई है, जाहिर है। फिर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब जब बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है तो लागत कम होती है। सरकार की नीतियां भी काफी सपोर्टिव रही हैं और जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस है उससे भी कीमतें नीचे आई हैं। अच्छा। और ये गिरावट सीधे तौर पर भारत का जो 40% नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी वाला INDC लक्ष्य है उसे हासिल करने में मदद कर रही है। इससे न सिर्फ हमारा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन तेज हो रहा है, बल्कि देश की एनर्जी सिक्योरिटी भी बढ़ रही है। और थर्मल पावर इंडस्ट्री पर इसका क्या असर दिख रहा? असर तो दिख रहा है। निश्चित तौर पर सोलर टैरिफ का गिरना थर्मल पावर के लिए एक बड़ी चुनौती है। उन्हें अब कड़ी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। हाँ। उन्हें अपनी एफिशिएंसी सुधारनी होगी, प्रदूषण कम करने के लिए शायद नई टेक्नोलॉजी अपनानी पड़ेगी, और हो सकता है भविष्य के निवेश को लेकर भी दोबारा सोचना पड़े। ये ट्रेंड साफ दिखाता है कि भारत का एनर्जी सेक्टर तेजी से बदल रहा है, रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहा है, जो क्लाइमेट गोल्स के लिहाज से अच्छी खबर है। बिल्कुल। तो ये सोलर एनर्जी कॉस्ट वाला PYQ दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और मार्केट फोर्सेस मिलकर भारत के क्लाइमेट कमिटमेंट्स को हकीकत बनाने में भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, INDCs के और कौन से हिस्से थे? एमिशन इंटेंसिटी और रिन्यूएबल कैपेसिटी के अलावा पांचवा लक्ष्य है 2030 तक अतिरिक्त जंगल और पेड़ लगाकर, मतलब एडिशनल फॉरेस्ट एंट्री कवर बढ़ाकर 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 के बराबर का अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। 2.5 से 3 बिलियन टन CO2 का अतिरिक्त कार्बन सिंक, ये भी बड़ा लक्ष्य है। हाँ। छठा, क्लाइमेट चेंज के प्रति जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, जैसे कृषि, जल संसाधन, हिमालयी क्षेत्र, तटीय इलाके, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, इनमें अडेप्टेशन यानी अनुकूलन क्षमता को बेहतर बनाना। अडेप्टेशन तो भारत के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के प्रभाव यहाँ ज्यादा महसूस होने की आशंका है। बिल्कुल। और फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कहा गया है INDCs में? सातवां बिंदु फाइनेंस से जुड़ा है कि भाई इन सभी मिटिगेशन और अडेप्टेशन कामों को लागू करने के लिए घरेलू स्रोतों से तो पैसा जुटाना ही है,
साथ ही विकसित देशों से नए और अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय फंड भी जुटाने हैं। वही 100 बिलियन वाली बात फिर से। हाँ, कुछ वैसा ही। और 8वां, कटिंग एज क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के प्रसार और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक घरेलू ढांचा बनाना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आर्किटेक्चर तैयार करना। तो कुल मिला के देखें तो भारत के एनएनडीसीज काफ़ी व्यापक हैं। मिटिगेशन, एडेप्टेशन, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल सभी पहलू शामिल हैं। हाँ, तो जो मेंस का सवाल हमने शुरू में उठाया था, उसके जवाब में हम कह सकते हैं कि एनएनडीसीज भारत की विकास प्राथमिकताओं जैसे ऊर्जा ज़रूरतें और जलवायु चिंताओं जैसे उत्सर्जन कम करना और अनुकूलन, इन दोनों का मिश्रण पेश करते हैं। है तो महत्वाकांक्षी, लेकिन इनको हासिल करने में फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी चुनौतियां रहने वाली हैं। एकदम सही विश्लेषण।